अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जेफ मधुरा की बुक 9th एडिशन को स्टडी करेंगे। उसका चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं? जहां पे हमारे पास मार्केट्स का जिक्र आ जाता है तो मार्केट से हमारी मुराद क्या होती है? जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब अगर हम लोकल मार्केट्स में देखते हैं, इकोनॉमिक्स में इस चीज को देखते हैं, तो इकोनॉमिक्स में हम इस चीज को समझते हैं कि जहां पे हमारे पास प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज जो है बाय और जो है सेल हो रही होती है। अगर इसी चीज को हम जो है फाइनेंशियल के साथ एसोसिएट करते हैं, तो फाइनेंशियल के साथ जब हम इसको एसोसिएट करते हैं तो इसमें हमारे पास वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स या जो है फॉरेक्स मार्केट्स या डेरिवेटिव्स मार्केट्स आ जाते हैं, जो हम क्या करते हैं, वहां पे सेल आउट करते हैं। ठीक है, और उसकी जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमें लो पड़ती है, क्योंकि जब आप मार्केट में एक चीज को सेल आउट करते हो तो उसकी कॉस्ट आपको बहुत कम इनकर करनी पड़ती है। लेकिन अगर वही चीज अगर एक इंडिविजुअली पर्सपेक्टिव से आप उसको सेल आउट करोगे तो वहां पे आप पे जो है कॉस्ट ज्यादा इनकर हो रही होती है। जब हम इस चीज को देखते हैं, इंटरनेशनल का वर्ड ऐड कर देते हैं, तो इंटरनेशनल से मुराद हमारे पास क्या हो जाती है? इसका स्कोप बड़ा हो जाता है कि आप अपने नेशनल मार्केट से निकल के अब आप इंटरनेशनली इस चीज को क्या कर रहे हो, मार्केट्स में लेकर जा रहे हो, अपने बॉन्ड्स को, अपने स्टॉक्स को वहां पे सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप उसको वहां पे सेल आउट करोगे तो उसके लिए सिचुएशन चेंज हो जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे हम जो है क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट का आ जाता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आपको नजर आता है, उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। कि आपने इस रेट के साथ जो है इसको एक्सचेंज करना है। लेट से हमारे अगर करंट सिचुएशन में देखें कि जो है 140, लेट से हम कह देते हैं कि 140 आपके जो है पाकिस्तानी रुपीस हो जाते हैं, वो इक्वल टू $1 हो जाते हैं। तो जब आप क्या करते हैं कि $1 में एक चीज खरीदना चाहता है बंदा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तानी ₹140 देने पड़ेंगे। ठीक है, सो जब आप इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, आपकी प्राइस आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी। सो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने जो है बॉन्ड्स को, स्टॉक्स को हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में लेकर जाते हैं, और कौन से? इंटरनेशनल मार्केट्स में, ताकि हम इन चीजों का भी बेनिफिट उठा सके और उन मार्केट्स को टारगेट करें जहां पे हम क्या करते हैं कि अपनी चीजों को सेल आउट करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से सिक्योर इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं। जिसमें पहली चीज हमने देखनी है वो है इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट क्या है? बॉन्ड का हम जब जिक्र करते हैं तो बॉन्ड हमारे पास बेसिकली कहलाता है, हमारे पास एक डेट है। हमें जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम दो सूरतें हमारे पास हो सकती है कि या हम क्या करें, डेट के जरिए से अपने लिए इंक्रीज करें अपना जो है इन्वेस्टमेंट को, और दूसरा तरीका कार हमारे पास क्या होता है, हम जो है शेयर्स इशू करें। तो बॉन्ड्स हमारे पास हम कहते हैं कि सबसे सिक्योर होता है। क्यों सिक्योर होता है? क्योंकि आपको जब दूसरे लोगों से पैसे लेते हो तो दूसरे के पैसे लेने से आपके अपने पैसे जो है बाउंड नहीं होते, आपको एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। बाकी आप रिलैक्स होते हो कि जी हमें जो है कोई किसी किस्म का खतरा जो है फेस नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि हमारे अपने पैसे तो इस पे बंद नहीं है। तो इसी तरीके से जब आप क्या करते हो, जो अब आपकी जो है जब बड़ी मार्केट में जाते हो, वहां पे आपके जो है बिजनेसेस भी तो मल्टीनेशनल लेवल पे होते हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल बिजनेसेस होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो वहां पे जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, और वहां पे अपने लिए जो है क्या करते हैं, बॉन्ड्स जो है सेल आउट करते हैं या बॉन्ड्स इशू करते हैं, जिसके जरिए से वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। और हम इसको जो है इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें ये भी जानना चाहिए कि जब आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है मुल्क से बाहर जाती हैं, तो वो अपने लिए जो है डेट्स कैसे जनरेट करने की कोशिश करती है। सो पहली चीज ये कहता है कि also MNCs like domestic firms can obtain long-term debt by issuing bonds in their local market. MNCs can also access long-term funds in foreign markets. कि वो डोमेस्टिक मार्केट में तो अपने लिए जो है लॉन्ग टर्म डेट इशू कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है कि वहां से वो जनरेशन कर ले। लेकिन जब वो मल्टीनेशनल है तो उसके पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी कौन सी है कि वो लॉन्ग टर्म फंड्स जो है जनरेट करे, कहां से? फॉरेन मार्केट से। उसके पास दो मार्केट उसके लिए ओपन हो जाती है। और कहता है कि MNCs may choose to issue bonds in the international bond market for 3 reasons। और इसके लिए इसकी जो है 3 reasons होती हैं जिसके लिए वो जो है बाहर जाने की कोशिश करता है और अपने मुल्क से जो है बॉन्ड्स को डोमेस्टिकली जनरेट नहीं करता, या वहां से जो है अपने लिए फंड्स जनरेट नहीं करता। पहली बात क्या कहता है? पहली बात ये कहता है कि फर्स्ट,
issuer recognize that they may be able to attract a stronger demand by issuing their bonds in a particular foreign country rather than in their home country. Some countries have limited investor base, so MNCs in those countries seeks financing elsewhere. तो सबसे पहली बात क्या होगी, कहता है कि जब आपकी जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स या जो है एमएनसीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने मुल्क में जो है जनरेशन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब उनको नजर आ जाता है कि यहाँ पे उनके पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बेस नहीं है या इन्वेस्टर बेस नहीं है जो उनको जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन जनरेट करके दे दे, तो वो क्या करते हैं, मजबूरन उनको क्या करना पड़ता है, अपने मुल्क से बाहर जाके वहां पे अपने बॉन्ड्स को इशू करना पड़ता है, ताकि वहां के लोग जो है, जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं, उनको अट्रैक्ट कर सके और अपनी जो है फंडिंग रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। अब जाहिर सी बात है, जब वो मल्टीनेशनल कंपनी हो गई है, तो मल्टीनेशनल कंपनी एक बड़ी कंपनी होती है और उसके लोन्स जो है आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ के नहीं होते, उससे ज्यादा के लोन्स उनको चाहिए होते हैं। तो इसके लिए जो है, अगर उसके पास जो है अपने स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बेस अपनी कंट्री में नहीं मिलता, तो वो मजबूरन उसको क्या करना पड़ता है, दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ता है जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सके। दूसरी बात, second, MNCs may prefer to finance a specific foreign project in a particular currency and therefore may attempt to obtain funds where that currency is widely used. दूसरी बात क्या हो जाती है कि जब आप क्या करते हो कि दूसरे मुल्क में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो अब अपने पैसे अगर आप लेकर जाते हो, तो मैंने आपको कहा कि एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आता है, तो आप उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हो, वहीं पे वहीं के लोगों से पैसे जनरेट करते हो और उन्हीं की करेंसी में आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, जिसका फायदा आपको क्या हो जाता है कि आप इस प्रॉब्लम से बच जाते हो कि आप जो है करेंसी एक्सचेंज रेट का डिफरेंस के जो आपसे कटिंग होगी या जो डिफरेंस आ रहा है, वो आपको इफेक्ट कर रही है। तो आप उस चीज से अपने आप को बचाने के लिए भी जो है क्या कर सकते हो कि उसी कंट्री में जाके वहीं पे जो है बॉन्ड्स इशू कर दो और वहीं के लोगों से पैसे लेके उसको इन्वेस्ट कर दो, तो आप इस तरीके से बच जाते हो। थर्ड रीजन क्या हो सकती है, कहता है कि थर्ड, फाइनेंसिंग इन अ फॉरेन करेंसी विद अ लोअर इंटरेस्ट रेट में एनेबल an MNC to reduce its cost of financing, although it may be exposed to exchange rate risk. कुछ जो है इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फाइनेंसिंग दूसरे मुल्कों में इसलिए भी करना चाहते हैं बॉन्ड्स कि वहां पे उनका इंटरेस्ट रेट लो होता है, तो अब उनको सबसे बड़ा प्रिविलेज किस चीज का मिल रहा है कि उनको जो है कम पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो जब इंटरेस्ट पेमेंट कम करेंगे तो उनके पास जो है प्रॉफिट जनरेशन में फायदा होगा, ऑल दो उनका जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आता है, लेकिन वो जो है इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होता है कि अगर हम उसमें से जो है एक्सचेंज रेट का डिफरेंस निकाल भी लेते हैं, तो हमें जो लोन जो है इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसका बेनिफिट हमें प्लस पॉइंट दे सकता है। तो इस सोच के साथ भी जो है वो क्या करता है, कोशिश करता है कि बाहर चला जाए। तो हमने क्या कहा कि जब आप इंटरनेशनली जाते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज इंटरनेशनली ट्रेड करने की कोशिश करती है, तो वो 3 वजूहात के लिए करती है, जिसमें हमने पहला कहा कि या आपके मुल्क में अपने इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, तब आप कोशिश करते हो कि हम बाहर की जगह से जो है क्या करें, अपने लिए बॉन्ड्स इशू करके फंड्स जनरेट करें। दूसरी चीज हमने क्या कही कि जब आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और आप कहते हो कि एक दूसरी खास करेंसी में स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो कि फंड्स भी वहीं से जनरेट करो और उसी करेंसी में जनरेट करो, ताकि आपको जो है वो करेंसी का डिफरेंस जो है इफेक्ट ना करे। थर्ड चीज, आप जब फाइनेंसिंग करते हो, तो हमने कहा कि इस अप्रोच के साथ भी करते हो कि जब आपको जो है लो इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो आप अपने आपको इंटरेस्ट रेट से, हाई इंटरेस्ट रेट से बचाने के लिए अपने मुल्क से निकल के दूसरे मुल्कों से फंड जनरेट करते हो, ऑल दो आपको जो है क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज रेट का जो है सामना करना पड़ता है, लेकिन आप उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश करते हो और उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, फिर डिफरेंट किस्म के जो है फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं। यही बात जो है इन्होंने फिर कही हुई थी, कहता है कि आप क्या करते हो कि वहां पे जो है डेरिवेटिव्स वगैरह ले लेते हो और उनके जरिए से अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हो कि एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आपको इफेक्ट ना करे। मजीद कहता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज आर द मेजर पार्टिसिपेंट इन द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। और आपकी जितने भी ये जो कमर्शियल बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या पेंशन फंड्स के हो गए, वो कहाँ से पैसे जनरेट करके आपको दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, उनको एक सिक्योर मार्केट चाहिए होती है जहां से वो जनरेशन करके लोगों को जो है फ्यूचर में बेनिफिट्स देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो इस किस्म के जो है सिक्योर इन्वेस्टमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां से उनको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सके और वो क्या करे, उसको सिक्योर भी फील करे। अगर आप क्या करते हो कि अपने मुल्क की कंपनी कंट्री में जो है, आपकी कंट्री में कोई कंपनी है और वो इतनी स्ट्रांग नहीं, और उसमें जो है आपकी म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर लेती है, तो उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे बनिस्बत उसके कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। तो उनकी चॉइस क्या होती है कि वो पहली पहली प्रेफरेंस इन चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज करता है।
और इसलिए कहते हैं कि some institutional investors prefer to invest in international bond market rather than their respective local markets when they can earn a higher return on bonds denominated in foreign currencies. कि वो क्या करते हैं कि वो फिर कोशिश करते हैं कि प्रेफर करते हैं कि वो अपने मुल्क से बेहतर दूसरी मार्केट उनके लिए इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट हो जाती है और वो वहां पे क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से वो हाई रिटर्न हासिल करते हैं दूसरी कंट्री के जो डोमिनेटेड फॉरेन करेंसीज होती हैं उसमें वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है और वहां से अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करता है। इसके बाद दो मेजर टाइप्स हमारे पास आ जाती है बॉन्ड्स के। एक कहलाता है फॉरेन बॉन्ड, दूसरा कहलाता है यूरो बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड क्या होता है? कहता है कि फॉरेन बॉन्ड इज इशूड बाय अ बोरोवर फॉरेन टू द कंट्री वेयर द बॉन्ड इज प्लेस्ड। कि आपका फॉरेन बॉन्ड क्या होता है? वो इशू किया जाता है कहां पे? बाय अ बोरोवर, जिसको पैसों की जरूरत होती है, फॉरेन टू द कंट्री, कि जो दूसरे मुल्क के लिए फॉरेन हो जाता है, वेयर द बॉन्ड इज प्लेस्ड, जहां बॉन्ड को रखा जाता है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यूएस कॉर्पोरेशन में इशू अ बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन जापानीज येन व्हिच इज सोल्ड टू द इन्वेस्टर्स इन जापान। तो अब यूएस की कंपनी है वो क्या कर रही है कि वो जापानीज येन में जो है अपना बॉन्ड इशू कर रही है और उसको सोल्ड भी कहां पे कर रही है? जापान के इन्वेस्टर्स पे कर रही है। तो अब जो जापान के इन्वेस्टर्स हैं वो अगर यूएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे कंपनी में, तो वो इस डर से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे कि मे बी वहां पे एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आ जाए और उनको जो है वो इतने हाई रिटर्न्स ना गेन कर सके। लेकिन जब यूएस की कंपनी ने क्या कर दिया कि उसी जापानीज येन में उन्होंने जो है बॉन्ड्स को इशू कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा कि वहां के लोग रिलैक्टेंट होंगे, वो कहेंगे कि जी हमें यहाँ से सिक्योर इन्वेस्टमेंट के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि हमें एक्सचेंज रेट से बच सकते हैं। सो कहता है कि इन सम केसेस a firm may issue a variety of bonds in various countries. The currency denominating each type of bond is determined by countries where it is sold. और कहता है कि कुछ कंट्रीज जो है, कुछ कंपनीज वो क्या करती हैं कि वो डिफरेंट कंट्रीज में अपने जो है डिफरेंट किस्म के जो है बॉन्ड्स इशू कर देती है डिफरेंट कंट्रीज में। तो वहां पे जो जिनकी जो करेंसी होती है वहां पे उसी करेंसी के अकॉर्डिंगली उसको सेल आउट करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा जनरेशन हो सके फंड्स की। और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? द फॉरेन बॉन्ड को हम जो है आल्सो रेफर टू एज पैरेलल बॉन्ड। सो इसको हम पैरेलल बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक साथ चल रहे होते हैं, वो करेंसी के साथ बराबर चल रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि आपके जो है पैरेलल बॉन्ड्स भी ये कहलाते हैं या फिर फॉरेन बॉन्ड्स कहलाते हैं। दूसरी जो सिचुएशन हमारे पास हो जाती है वो ये यूरो बॉन्ड्स की। यूरो बॉन्ड्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कहते हैं कि यूरो बॉन्ड्स आर सोल्ड यूरो बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स दैट आर सोल्ड इन कंट्रीज अदर देन द कंट्री ऑफ द करेंसी डिनोमिनेटिंग द बॉन्ड्स। कि आप जिस कंट्री की करेंसी में जो है आप बॉन्ड्स को इशू कर रहे हो, आप उसी को अपने मुल्क में उसी मुल्क में सेल आउट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड कंट्री में उसको सेल आउट करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे हम कह देते हैं कि अमेरिका है, ठीक है, और आपने क्या कर दिया? जापानीज येन में उसको ट्रेड कर दिया, ठीक है। अब आपने इसमें जब ट्रेडिंग कर दिया तो आप इसमें सेल आउट नहीं कर सकते इसको। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे जाते हो चाइना में और चाइना में इसको क्या करोगे? सेल आउट करोगे और इसको हम कहते हैं यूरो बॉन्ड्स। कि आपने जापानीज येन में जो है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, आपने जापानीज येन में जो है आपने अपने बॉन्ड्स को इशू कर दिया और उसी बॉन्ड्स को कहां लेकर गए? आप चाइना की मार्केट में लेकर गए और चाइना की मार्केट में उसको सेल आउट कर, इसको हम कहते हैं यूरो बॉन्ड। अक्सर लोग इसको जो है यूरोपियन यूनियन के साथ करेंसी के साथ एसोसिएट करते हैं। यूरोपियन करेंसी के साथ इसका एसोसिएशन नहीं है, बल्कि इसका मकसद जो है सिंपल ये है कि आप जिस कंट्री में जो है जिस कंट्री की करेंसी में अपने बॉन्ड्स को इशू कर रहे हो, आप उसी कंट्री में उसको सेल आउट नहीं कर सकते। फॉरेन बॉन्ड तो आप उसी कंट्री में सेल आउट करते थे, लेकिन यूरो बॉन्ड को आप उस कंट्री में सेल आउट नहीं करते, बल्कि आप उसको क्या करते हो? थर्ड कंट्री में लेकर जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तीन पार्टीज होगी। लेट्स से पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या करता है? इंडियन रुपीज में जो है करेंसी में बॉन्ड्स इशू करता है। इंडियन करेंसी में जो है उसने बॉन्ड्स इशू कर दिए, अब वो क्या करेगा? उसको सेल आउट करेगा। कौन सी मार्केट में? बांग्लादेश की मार्केट में। इंडिया की मार्केट में उसको सेल आउट नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं यूरो बॉन्ड। और ये क्या कहता है कि द इमर्जेंस ऑफ यूरो बॉन्ड मार्केट वाज पार्शियली द रिजल्ट ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन टैक्स इम्पोज्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट इन 1963। कि आपके पास जो है 1963 में जो है आईईटी, जिसको जो है इन्होंने एब्रीवेट किया हुआ है आईईटी को, कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन टैक्स इम्पोज किया था यूएस गवर्नमेंट ने 1963 में। किस मकसद के लिए? टू डिस्करेज यूएस इन्वेस्टर्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन फॉरेन सिक्योरिटीज। Thus, non-US borrowers that historically had sold foreign currencies to US investors began to look elsewhere for funds. और इन्होंने किस लिए शुरू कर दिया ये चीज? कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स, अपने मुल्क के जो उसके इन्वेस्टर्स थे, वो फॉरेन करेंसी में जो है इन्वेस्टमेंट ना करें।
उनको डिस्करेज करना चाहते थे। और वो जो है क्या करे कि यूएस के अलावा कहीं और जाके जहां कहीं पे भी उसको सेल आउट करते हैं, सेल आउट करे, लेकिन यूएस में उसकी मार्केट को ये खराब नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी करेंसी इफेक्ट हो रही है एक तो, ठीक है, आपकी अपनी जो है बॉन्ड मार्केट इफेक्ट हो रही है कि आपके मुल्क में अपने जो बॉन्ड्स इशू किए हुए कंपनियों ने उनके बॉन्ड्स को ही नहीं खरीदता, बल्कि वो मल्टीनेशनल कंपनी के खरीदता है, क्योंकि वो दूसरी कंट्री के स्ट्रॉन्ग करेंसी में है। लेट्स से डॉलर्स में है तो डॉलर्स में तो हर बंदा जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया कि यूएस के जो नॉन बॉरोवर्स है, उन्होंने क्या कर दिया कि उनको जो है कहा कि आप क्या करोगे, अपने सिक्योरिटीज को यूएस इन्वेस्टर से हट के जो है कहीं और जाके सेल आउट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। Eurobonds have become very popular as means of attracting funds, perhaps in part because they circumvent registration requirements। और ये क्या करता है कि registration requirement से भी आपको निकाल देता है, क्योंकि जब हमने प्रीवियस सिस्टम को देखा फॉरेन बॉन्ड्स को, तो फॉरेन बॉन्ड्स में यही बात थी ना कि आपके जो नॉन यूएस बोरोवर्स थे वो क्या करते थे कि आपके मुल्क में सिक्योरिटीज को सेल आउट करते थे यूएस इन्वेस्टर्स को। तो इससे क्या हो जाता था कि आपके लिए प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस कंट्री की करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप उसी की करेंसी जो है वो जब आप इशू कर रहे हो बॉन्ड को, आप उसको इस कंट्री में सेल आउट नहीं कर सकते यूएस में। चाहे आप यूएस डॉलर में खैर है उसको जो है इशू कर लो, लेकिन यूएस लेकर नहीं आओगे उसको। आप कोई और कंट्री ढूंढो, वहां पे इसको सेल आउट करो, उस पर हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यूएस में आप इसको सेल नहीं करोगे। थर्ड चीज कहता है फीचर्स क्या है यूरो बॉन्ड्स के। हर एक जो है बॉन्ड्स और स्टॉक्स के अपने फीचर्स होते हैं, इसी तरीके से जो यूरो बॉन्ड्स हैं उसके भी अपने कुछ खास फीचर्स हैं। पहली बात कहता है कि यूरो बॉन्ड्स हैव सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर्स। पहली बात कहता है कि दे आर यूजुअली इशूड इन अ बियरर फॉर्म, व्हिच मींस दैट देयर आर नो रिकॉर्ड्स केप्ट रिगार्डिंग ओनरशिप। कूपन पेमेंट्स आर मेड ईयरली। बियरर फॉर्म आपने बियरर चेक्स भी देखे होंगे कि आप जिसके पास जो चेक होता है वो उसी को जो है पेमेंट्स मिलेगी। सेम एज इट इज यूरो बॉन्ड है कि जिसके पास जो है जो बॉन्ड है वही क्या करेगा, वो उसके पेमेंट्स वसूल करेगा, उसका कोई रिकॉर्ड ओनरशिप का नहीं है। और इस पे आपको क्या मिलते थे, कूपन पेमेंट्स मिलती थी, क्योंकि बॉन्ड्स पे जब आपको जो है जो पेमेंट्स मिलती हैं उसको हम कहते हैं कूपन बॉन्ड या पेमेंट्स। ठीक है। और इसके बाद सेकंड फीचर कहते हैं कि सम यूरो बॉन्ड्स कैरी अ कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज अलाउइंग देम टू बी कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। सबसे बड़ा फीचर आपके पास ये भी है कि आप उनको यूरो बॉन्ड्स को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स आपको बताए कॉमन स्टॉक के कि आप उसमें उसको एनी टाइम कन्वर्ट कर सकते हो। An advantage of the issue to the issuer is that Eurobonds typically have few, if any, protective covenants. Furthermore, even short maturity Eurobonds include call provisions. और सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास क्या हुआ कि आपके पास जो है ये एक प्रोटेक्टिव एग्रीमेंट था। ठीक है, आपके पास जो है कम थे, लेकिन जो है आपके पास एक प्रोटेक्टिव जो है क्या था, कोवेनेंट हम जो है उसको एग्रीमेंट को कहते हैं कि आपके पास जो है एक प्रोटेक्टिव एग्रीमेंट था। ठीक हो गया, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी का भी जिक्र कर ले तो आप इसको दोबारा कॉल कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सम यूरो बॉन्ड्स कॉल्ड फ्लोटिंग रेट नोट्स have a variable rate provision that adjusts the coupon rate over time according to the prevailing market rates। कि आपके पास इसके जो रेट थे वो आपके पास क्या थे, वेरिएबल थे, फ्लोटिंग थे, चेंज होने वाले थे। ठीक है, और कहता है कि एडजस्ट द कूपन रेट ओवर टाइम, और उसके जो है जितने भी आपको कूपन जो है पेमेंट्स मिलती थी उसके रेट जो है वो एडजस्ट होता था विद द टाइम। और वो किसके साथ होता था, जो मार्केट में आपके रेट्स प्रिवेल कर रहे थे। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट था कि मार्केट में जो है अगर रेट्स बढ़ रहे हैं तो आपके रेट बढ़ रहे हैं, एक फिक्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट या पेमेंट्स आपको नहीं मिल रही, उसमें इंक्रीज आ रहा है। नेगेटिव पॉइंट भी है, अगर आप जो है उसमें डिक्रीज आ रहा है तो आपको डिक्रीज का फेस भी करना पड़ेगा। डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन क्या कहता है कि यूरो बॉन्ड्स आर कॉमनली डिनोमिनेटेड इन नंबर ऑफ करेंसीज। ठीक है, कि आपके पास यूरो बॉन्ड जो था डिफरेंट करेंसीज में आपके पास जो है डिनोमिनेट हो रहा होता। ठीक है, कहता है कि ऑल दो यूएस डॉलर इज मोस्ट ऑफन denominating 70 to 75% of euro bonds, the euros are likely to be used a significant extent in the future। ठीक है, कि आपके पास 70 to 75% लोग क्या करते थे कि यूएस डॉलर्स में इसको जो है डिनोमिनेट करने की कोशिश करते थे यूरो बॉन्ड्स को। और इसी की वजह से वो क्या करते थे कि सारे के सारे जो है ज्यादातर प्रिसाइज लोगों का क्या हो गया था, यूएस डॉलर पे। और इसी वजह से क्या हुआ था, यूएस डॉलर्स ने जो है यूएस ने जो है वो अपना एग्रीमेंट दिया था आईईटी का कि वो जो फॉरेन उसका सिस्टम था वो खत्म हो जाए और यूरो बॉन्ड्स का प्रिवेल होना शुरू हो जाए, क्योंकि इससे उनको कोई फायदा नहीं था बल्कि उनकी करेंसी मजीद स्ट्रांग हो रही थी, क्योंकि ट्रेड उसी में चल रही थी। So कहता है कि recently some firms have issued debt denominated in
Japanese yen to take advantage of Japan's extremely low interest rate. कुछ कंट्रीज ने फिर क्या किया, सम फर्म्स ने जो है क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने जो है डेट को जापानीज येन में डिनोमिनेट करना शुरू कर दिया। हमने एक थर्ड पॉइंट कहा था ना कि इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो इन्होंने क्या कर दिया कि इंटरेस्ट रेट से बचने के लिए, हाई इंटरेस्ट रेट से बचने के लिए अपने जो है सारे डेट को डिनोमिनेट कर दिया था किसमें, जापानीज येन में। Because interest rate for each currency and credit conditions change constantly. The popularity of particular currencies in the Eurobond market change over time. और कहता है कि आपके पास जो है करेंसी और क्रेडिट की कंडीशंस तो आपके जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही होती है इंटरेस्ट रेट के लिए। तो इसीलिए जो है कहता है कि पॉपुलरिटी ऑफ पार्टिकुलर करेंसीज इन द यूरो बॉन्ड मार्केट चेंजेस ओवर टाइम। और इस तरीके से जो है आपके पास जो यूरो करेंसी जो थी या यूरो बॉन्ड जो थे उनके आपके पास क्या हो रही थी कि पॉपुलरिटीज जो है चेंज हो रही थी। कभी जो है एक करेंसी ज्यादा प्रिवेल होने लगी, कभी दूसरी, कभी इन्वेस्टर्स एक की तरफ जाना शुरू कर दिया, कभी दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट। अगली चीज कहता है कि अंडरराइटिंग प्रोसेस, ये जो है आपके पास बॉन्ड्स अंडरराइट कैसे होते हैं। ठीक है, कहता है कि यूरो बॉन्ड्स अंडररिटन बाय अ मल्टीनेशनल सिंडिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड सिमल्टेनियसली प्लेस्ड इन मैनी कंट्रीज। एक तो आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो क्या करते हैं कि वो सिंडिकेट करते हैं इसको, और दूसरे जो है आपके पास क्या बात है कि जितने भी आपके पास दूसरे डिफरेंट कंट्रीज है वहां पे आप इसको प्लेस करने की कोशिश करते हो, प्रोवाइडिंग अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फंड्स सोर्सेज टू टैप। द अंडरराइटिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। और ये जो है जितना भी अंडरराइटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, जितना जो है या साइनिंग हो रही होती है, या जो है बॉन्ड्स की जो शेपिंग हो रही है, या डिजाइन हो रही है, या जो इशुएंस हो रही है, ये सारा का सारा क्या हो रहा है, कुछ स्टेप्स के बेसिस पे जो है डिपेंडेंट होता है। जैसे कहता है कि द मल्टीनेशनल मैनेजिंग सिंडिकेट्स सेल्स द बॉन्ड टू अ लार्ज अंडरराइटिंग क्रू। In many cases, a special distribution to regional underwriters is allocated before the bond finally reach the bond purchasers. कि आप क्या कर लेते हो कि खास लोग आपके पास जो है बैठे होते हैं, क्रू बैठे होते हैं, आप उनको क्या कर लेते हो कि जो है उनको सेल आउट कर देते हो अपने बॉन्ड्स। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है उसको जो है डायरेक्टली सेल आउट कर देती है, और वो लोग क्या करते हैं कि वो खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोकेशंस के बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे, कि जहाँ पे उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है बिफोर द परचेज। कि परचेजर जहाँ पे ज्यादा होते हैं उससे पहले वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उनकी जो है प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट हो जाती है। कहते हैं कि वन प्रॉब्लम विद द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज दैट द सेकंड एंड थर्ड स्टेज underwriters do not always follow up their promise to sell the bond. The managing syndicate is therefore forced to redistribute the unsold bonds or to sell them directly, which create digestion problem in the market and adds to the distribution cost. कि आपके पास जो है जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट हैंड जो क्रू था उसको तो सेल आउट कर दिए, उसके बाद जो है जरूरी नहीं है कि जो थर्ड बंदे के पास आपके जो बॉन्ड्स आ रहे हैं वो जो है वो भी उसी तरीके से उसको सेल आउट करने के प्रॉमिस को पूरा करेंगे, कमिटमेंट को। और जब इस किस्म की सिचुएशन आपकी फेस करनी पड़ जाती है कि जहाँ पे आपकी जो है बॉन्ड्स रह जाते हैं अनसेलेबल या अनसोल्ड रह जाते हैं, तब आपको क्या करना पड़ता है, खुद ही डायरेक्टली उसको सेल आउट करना पड़ता है। जब आप इस तरीके से सिचुएशन की तरफ आते हो तो वहां पे डाइजेशन इशू आ जाता है कि वो जो है मार्केट हजम नहीं कर पाती, क्योंकि आपके जो है वो इंडिविजुअली हमने क्या कहा था सेल आउट करना जो है कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब आप इसको मार्केट में सेल आउट करते हो तो वहां पे आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम से कम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पे बल्क से जा रही होती है और हम स्टॉक्स का जिक्र कर रहे होते हैं। ठीक है, कि आप क्या कर रहे थे कि वहां पे एक बंडल की सूरत में उसको जो सेल आउट करोगे तो वो ज्यादा कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, बजाय इसके कि आप हर एक को अलग अलग अंडरराइट करो। So कहता है कि to avoid such problem, bonds are often distributed in a higher volume to underwriters that have fulfilled their commitments in the past at the expense of those have not. ठीक है, फिर आप क्या कर लेते हो कि आप जो है कोशिश करते हो कि उन लोगों को सेल आउट करने की कोशिश करते हो कि जिन्होंने अब तक प्रीवियस इनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, उसने अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल किया पास्ट में, बजाय उसके कि जिन्होंने पूरा ना किया। This has helped the euro bond market maintain its desirability as a bond placement center. ठीक है, कि आपने जब इस तरीके से इसको सेल आउट करने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये अपने जो डिजायरेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं और इस तरीके से काम कर रहा है जैसे अपने जो है उसके सेंटर्स होते हैं। जैसे आपका जो है अपने मोबाइल फोन के सेंटर्स होते हैं, तो जब आपको इशू फेस आता है तो आप क्या करते हो, रिपेयर करने के लिए उसके अपने सेंटर पे जाते हो, वो आपको ज्यादा फैसिलिटेट करता है बजाय इसके कि कोई थर्ड पार्टी आपको फैसिलिटेट करे। तो जब आप रिलायबल लोगों के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन के एग्रीमेंट्स कर लेते हो, उनको सेल आउट कर लेते हो, अंडरराइटिंग पे सारा काम कर लेते हो, तो जब आप इसको सेल आउट की बात आ जाती है तो वहां पे आप रिलैक्स होते हो, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि आपने उनको जो है एक अपने प्लेसमेंट सेंटर दिए हुए हैं और वो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं जिनका पास्ट एक्सपीरियंस या रिकॉर्ड आपके साथ अच्छा रहा है। आपके पास बॉन्ड मार्केट की भी जो है सेकेंडरी मार्केट होती है, ठीक है, यूरो बॉन्ड्स की, जहां पे आप जो है क्या करते हो कि हम प्राइमरी मार्केट का जिक्र करते हैं, दूसरे सेकेंडरी का। प्राइमरी मैंने आपको क्या कहा था फर्स्ट टाइम, जब आपके पास क्या होते हैं
IPOs वगैरह होते हैं। अब वो जो है फर्स्ट टाइम कंपनीज ने जो है इशू कर दिया और परचेजर्स ने उससे ले लिया, लेकिन सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप उसको दोबारा सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, एक बंदा दूसरे बंदे को इसको सेल आउट कर सकता है। और कहता है कि यूरो बॉन्ड्स हैव अ सेकेंडरी मार्केट, द मार्केट मेकर्स आर इन मैनी केसेस द सेम अंडरराइटर्स हु सेल द प्राइमरी इश्यूज, कि जो इनिशियली प्राइमरी सेलिंग करके देता है वही बंदा उसको क्या करके देता है, सेकंड टाइम पे भी जो है सेल आउट करता है, मैनी जो है उससे ज्यादा टाइम पे भी उसको सेल आउट करने के फंक्शंस परफॉर्म करता है। A technological advance called Euroclear helps to inform all traders about outstanding issues for sale, thus allowing more active secondary market. और जब आपके पास जो है हमने कहा कि एक और फंक्शन ये जो परफॉर्म करता है, जब हमारे पास जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई और हम इसको क्या करते हैं कि यूरो क्लियर के फंक्शन की तरफ आते हैं, तो वो क्या करता है कि उसको आपको पहले से बता देता है कि आपके पास जो है किस तरीके से सेलिंग करनी है, कितने आपके पास जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज पड़े हुए हैं, क्योंकि आप उन सारे का सारा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है। तो आपकी जो है एक्टिविटी मोर जो है क्विकली होना शुरू हो जाती है, एफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है, आपके पास जो है पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। जो उसको परचेज करना चाहते हैं आप एनी टाइम उसको परचेज कर लेते हो, सेल करना चाहते हैं आप क्विकली उसको सेल आउट कर लेते हो, और आपके पास जो है लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और इसके लिए इन्होंने क्या कहते हैं कि जो है इंटरमीडिएट्स इन द सेकेंडरी मार्केट आर बेस्ड इन 10 डिफरेंट कंट्रीज, और ये इंटरमीडिएट्स इन्होंने जो है 10 डिफरेंट कंट्रीज में रखी हुई हैं। और वो कौन सी है कि विद दोज इन द यूनाइटेड किंगडम मार्क डोमिनेटिंग द एक्शंस, और जिसमें आपको जो है कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो ज्यादा इसको डोमिनेट कर रहा है। They can act not only as a broker but also a dealer that holds inventories of euro bonds. ये आपके पास जो है क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे काम नहीं कर रहे कि आप जो है आप जो है सिर्फ इसको इस तरीके से नहीं कंसीडर करते कि आप जो है जस्ट इसको ब्रोकर समझते हो, ये ब्रोकर नहीं है, बल्कि एज ए डीलर भी आपके लिए क्या करता है, काम करता है, आपकी इन्वेंटरीज अपने पास रखता है और उसको सेल आउट करने की कोशिश करता है। So many of these intermediaries, such as Bank of America International, Smith Barney, Citicorp International, are subsidiaries of US corporations. Before the adoption of euro in much of Europe, MNCs in European countries commonly prefer to issue bonds in their own local currency. ठीक है, तो वहां पे आपके क्या यूरोपियन यूनियन है अपनी जो है क्या कि यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने अपना एग्रीमेंट ट्रेड वगैरह के किए हुए हैं, तो उनको अपनी करेंसी में ज्यादा जो है ट्रेडिंग करना बेनिफिशियल है बनिस्बत उसको दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग करें करेंसीज में। तो इसीलिए कहता है कि वहां पे ज्यादातर क्या हो रही है कि अपनी ही करेंसी में वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करती है, और बाकी जो आपके पास कंट्री शामिल हैं उनके जो है जो बैंक्स आपके पास हैं या इंटरमीडिएट्स हैं फेमस, वो आपके पास क्या है, बैंक ऑफ अमेरिका है, इंटरनेशनल स्मिथ बार्ने है और सिटी कॉर्प इंटरनेशनल है, जो क्या करे यूएस कॉर्पोरेशंस की सब्सिडी है। The market for bonds in each currency was limited. Now, with the adoption of the euro, MNCs from many different countries can issue bonds denominated in euros, which allows for much larger and more liquid market. और कहता है कि जब क्या था कि आपके पास जो है कि इनकी जो मार्केट थी हर करेंसी के लिए लिमिटेड थी, लेकिन फिर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, यूरोस को भी इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, और जब ये यूरोस की तरफ आना शुरू हो गया तो अब आपके पास जो है क्या हो गया, यूरोस जो है डोमिनेट करने लगी है, डिनोमिनेट करने लगी है, और वो क्या करी है, आपको मजीद बड़ी मार्केट दे दी है और बहुत ही लिक्विड मार्केट दे दी है आपको। ठीक है, क्योंकि वहां के पॉलिसीज चेंज हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो मार्केट आपके लिए मजीद फ्लेक्सिबल होगी। और कहते हैं कि MNCs benefit because they can more easily obtain debt by issuing bonds, as investors know that there will be adequate liquidity in the secondary market. और जैसे जैसे मार्केट में आपके पास जो है नए नए लोग आने शुरू हो जाते हैं, पार्टिसिपेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो आप भी रिलायबल फील करते हो कि जी इसके जो है बायर्स आ सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी मार्केट में देखें कि आप क्या करते हो कि पहले पहले आपके पास मार्केट थी जहां पे लोग जो है क्या करते थे, आईफोन को पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि वो कहते थे कि यार इसका जो है इंटरफेस बड़ा मुश्किल है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, कोई खरीदता नहीं था इसको, इस वजह से भी। लेकिन जब एक चीज जो है कॉमन होगी और आपके पास जो है उसके कस्टमर ज्यादा हो गए, तो अब आप देखें तो शॉप्स में आपको जो है उसके न्यू सेलफोन्स भी मिलना शुरू हो गए। पहले यूज में आपको बड़े कम मिलते थे, आपको जो है बिल्कुल न्यू जो है मोबाइल फोन्स भी अब मिलना शुरू हो गए, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स उनको नजर आना शुरू हो गए। तो सेम जब इसका भी स्कोप वाइड होना शुरू हो गया, सेकेंडरी मार्केट में यूरो आपके पास आ गए, तो तब इन्होंने क्या कर दिया कि रिलायबल और रिलाई करना शुरू कर दिया एमएनसीज ने, उनको ज्यादा फायदा होना शुरू हो गया, और जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जो है और भी ज्यादा बॉन्ड्स इशू करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनको पता था कि मार्केट मजीद लिक्विड हो गई है उनके लिए, और वो सेकेंडरी मार्केट में इजीली इसको सेल आउट कर सकते हैं एनी टाइम। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, सो स्टॉक मार्केट्स हमारे पास कैसे काम करते हैं, कहता है कि MNCs and domestic firms commonly obtain long-term funding by issuing stock locally. Yet, MNCs can also attract
funds from foreign investors by issuing stock in international markets. The stock offering may be more easily digested when it is issued in several markets. सेम उसी तरीके से बॉन्ड्स की तरह है कि जब आप क्या करते हो कि लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए जो है आप स्टॉक्स इशू करते हो लोकली, तो वहां पे आपके पास जो है क्या हो जाता है कि मार्केट थोड़ी सी लिमिटेड आपकी हो जाती है, जो लोग करते रहते हैं अमूमन। लेकिन जब आप अपने जो है फंड्स को ज्यादा जनरेट करने की कोशिश करते हो और अपने जो है सोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो आप अपने स्टॉक्स को क्या करते हो, इंटरनेशनली लेकर जाना शुरू करते हो मार्केट्स में। जब आप इंटरनेशनली उसको जो है इशू करना शुरू कर देते हो डिफरेंट मार्केट्स में, तो वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो इतने ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स था वो जो है लोग खरीदना शुरू हो गए, और आपके जो है वो जल्दी प्रोसेस होना शुरू हो गया, आपके फंड जनरेशन क्विक हो गई। In addition, the issuance of stock in a foreign country can enhance the firm's image and name recognition there. और जब वो वहां पे उनके मार्केट में जाती है और वहां पे अपने जो है स्टॉक्स और इसको जो है इशू करती है, तो उनका एक अच्छा इमेज भी पड़ना शुरू हो जाता है कि यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक हो गया, इसमें जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये जो है इंटरनेशनली आना शुरू हो गई है, एक्सपेंड होना शुरू हो गई है, तो ये जो है हमें एक सिक्योर इन्वेस्ट जो है रिटर्न्स दे सकती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और कंपनी के लिए भी जो है एक अच्छा नेम और रिकग्निशन पैदा कर देती है। कैसे जो है हम फॉरेन जो है मार्केट्स में अपने स्टॉक्स को इशू करते हैं? सो कहता है कि some US firms issue stock in foreign markets to enhance their global image. The existence of various markets for new issue provides corporation in need of equity with choice. ठीक है कि आपके पास जो है क्या हो गया कि जब आप इक्विटी को जनरेट करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे कॉर्पोरेट को जब इक्विटी की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करती है, डिफरेंट मार्केट्स का सहारा लेती है, और वहां पे अपने जो है क्या कर देती है कि फंड्स जो है अपने स्टॉक्स को इशू कर देती है। So कहता है कि this combination among various new issue markets should increase the efficiency of new issues. The location of an MNC operation can influence the decision about where to place its stock, as MNC may desire a country where it is likely to generate enough future cash flows to cover dividend payments. और इसमें जो है फिर कंपटीशन भी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अपने मार्केट से निकल के दूसरी मार्केट में जा रहे हो, तो दूसरी मार्केट में भी तो लोग बैठे हुए हैं जिनको स्टॉक्स अपने सेल आउट करेंगे। तो जब आप वहां पे जाना शुरू हो जाते हो, तो वहां पे आप क्या करते हो कि आपके जितने भी डिसीजंस होते हैं वहां पे आपकी जो है जो ऑपरेशन होती है वो लोकेशन के साथ साथ चेंज होना शुरू हो जाती है, कि आपने जहां पे अपने स्टॉक्स को रखे हुए वो मार्केट की सिचुएशन क्या है और वो कैसी मार्केट है, वहां पे आपके साथ जो है कंपटीटर्स कितने हैं मौजूद हैं, और आपकी फिर वहां पे एक ही कोशिश होती है कि आप वहां से इतने कैश फ्लोज जनरेट करो जितना आप जो है डिविडेंड दे रहे हो उससे ज्यादा हो, ताकि क्योंकि आपने जब स्टॉक्स इशू कर दिए तो उसके बदले में तो आपने डिविडेंड देना होगा। तो जब आप इतना जनरेट नहीं कर रहे कि लोगों को डिविडेंड दे सको, तो फिर तो आपके लिए फायदा नहीं है। तो आपकी कोशिश क्या होती है कि वहां पे जाओ जहां पे आप ज्यादा डिविडेंड जनरेट कर सको, आप जो है जहां से ज्यादा कैश फ्लोज जनरेट कर सको और अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड्स दे सको। The stocks of some US-based MNCs are widely traded on numerous stock exchanges around the world. This enables non-US investors use investors easy access to some US stocks. और यूएस के जितने भी आपके पास जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने स्टॉक्स को क्या कर रही है, डिफरेंट स्टॉक्स मार्केट में जो है स्टॉक एक्सचेंजेस में जो है फ्लोट कर रही है। किस लिए फ्लोट कर रही है? ताकि जो नॉन इन्वेस्टर्स हैं यूएस के वो भी उससे फायदा उठाएं, क्योंकि अगर वो यूएस की मार्केट तक एक्सेस नहीं गेन कर सकते तो अपनी मार्केट में उनको इजिली एक्सेस मिल सकता है। मोर कहता है कि MNCs need to have their stock listed on exchange in any country where they have issued share. Investors in a foreign country are only willing to purchase stock if they can easily sell their holdings of the stock locally in the secondary market. ठीक है, और आपके लिए जो है स्टॉक लिस्टेड होना बड़ा जरूरी है। लिस्टेड मींस कि आपके जो है वहां पे रजिस्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में। जब आप उसको स्टॉक एक्सचेंज में इशू नहीं करोगे तो ओवर द काउंटर मार्केट्स में आप जाओगे तो वो इतने जो है रिलायबल कंसीडर नहीं करते लोग। जब आप इसको जो है क्या करोगे कि एक्सचेंज मार्केट में लेकर आओगे, वहां पे जब आप इसको ट्रेड करोगे तो वहां पे हम कहते हैं कि एक्सचेंज मार्केट में आपके पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, तो वहां पे आप इजीली सेल आउट कर सकते हो इन चीजों को, और वो सिक्योर समझी जाती है। और इसलिए कहता है कि जितने भी आपके पास इन्वेस्टर्स है फॉरेन कंट्री में, वो भी आपके स्टॉक्स परचेज करने की कोशिश करते हैं अगर वो जो है वहां पे इजीली अवेलेबल हो और फिर वो इजीली सेलेबल भी हो, तो हर बंदा जो है इजीली परचेज करेगा। अगर वो वहां पे जो है सेलेबल नहीं होते या कोई उसको जो है परचेज करने वाला नहीं है या पसंद करने वाला नहीं है, तो फिर तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। आपने अगर ले भी लिए तो किसको सेल आउट करो, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो कहता है कि स्टॉक डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर इट इज प्लेस्ड, और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि आपकी जो स्टॉक होते हैं उसी को डिनोमिनेट उसी में करते हैं जो वहां की करेंसी होती है जिसमें उसको प्लेस किया जाता है मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा हुआ है कि कोका कोला स्टॉक इशू टू इन्वेस्टर्स इन जर्मनी इज डिनोमिनेटेड इन यूरोस, कि कोका कोला कंपनी है उसके इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने इशू कर दिया स्टॉक्स जर्मनी में,
फिर हो गया कि जर्मनी के इन्वेस्टर्स को खरीदने, तो उन्होंने इसको डिनोमिनेट भी किसमें किया, यूरोज में किया, ठीक है, ताकि वहां के लोग इसको इजिली परचेज कर सकें. Investors in Germany can easily sell their shares of Coca-Cola stock locally in the German secondary market. और जो वहीं की करेंसी वगैरह आ गई है, तो वो क्या करेंगे कि वहां पे उसको इजिली सेल आउट भी कर सकेंगे, उनको सेलिंग में कोई इश्यू फेस करना नहीं पड़ेगा. तो इसलिए हम जो है उसको उसी कंट्री में डिनोमिनेट करने की कोशिश करते हैं. लास्ट टॉपिक है हमारा, कहता है कि हाउ फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट एमएनसी फंक्शन, कि आपके पास जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो आपके एमएनसीज के इन फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करते हैं. सो कहता है कि एग्जिबिट 3.5 illustrate the foreign cash flows movements of typical MNCs. ठीक है, these cash flows can be classified in 4 corporate functions, all of which are generally required of the foreign exchange markets. The spot market, the forward market, currency futures market, currency options markets are all classified in foreign exchange markets. कि ये सारे के सारे आपके जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में कंसीडर हो रहे होते हैं. अब एग्जिबिट 3.5 कौन सी है आपके पास, वो ये है कि इसमें देखें तो क्या है कि एमएनसी आपके पास यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पे उसकी फॉरेन सब्सिडरी बैठी हुई है. अब ये क्या कर रहा है कि एक तरीका उसके पास क्या है, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग रहा है. दूसरा वहां पे जो उसको रिमिटेंसेस और फाइनेंसिंग मिल रही है, ठीक है. थर्ड आपके पास जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंसिंग है उसकी. चौथी वो मीडियम टर्म कर रहा है. पांचवी वो क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर रहा है. छठी उसकी जो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो रहा है. जो शॉर्ट टर्म आपके पास जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कहाँ पे आ रही है, इंटरनेशनल मनी मार्केट्स में आ रही है. जो आपके पास मीडियम एंड लॉन्ग टर्म है वो क्रेडिट मार्केट में आ रही है. और जहां पे आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो रही है वो आपकी स्टॉक मार्केट्स में आ रही है. और ये तीनों क्या कर रहे हैं, फिर आपकी जो है इस तरफ जनरेशन कर रहे हैं किस चीज की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग की, मीडियम टर्म फाइनेंसिंग की और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं. इसी चीज को जो है यहाँ पे इन्होंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है वन बाय वन. कहता है कि जी 4 फंक्शंस में इसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. कहता है कि द फर्स्ट फंक्शन इज फॉरेन ट्रेड विद बिजनेस क्लाइंट्स, कि पहले आपकी जो है फंक्शन क्या होता है फॉरेन ट्रेड का, क्या है कि आप बिजनेस क्लाइंट के साथ काम करते हो, जिसमें हमने कहा कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करते हो. एक्सपोर्ट आपके लिए क्या करता है, इन्फ्लोज लेकर आता है. जाहिर सी बात है कि आपने चीजें वहां पे बेची हैं तो आपके पास पैसे आ गए, और जब आप इसको इंपोर्ट करते हो तो आपके पैसे मुल्क से जा रहे हैं. तो आपके जो है जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारा का सारा फंक्शन एक परफॉर्म हो रहा है इसके जरिए से मार्केट्स में. सेकंड फंक्शन क्या है, कहते हैं कि सेकंड फंक्शन इज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि आप क्या करते हो कि दूसरी कंट्री में डायरेक्टली जाके वहां पे अपनी फंडिंग्स कर देते हो. वहां पे जो है या कहता है कि और द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन रियल एसेट्स, या आप वहां पे एसेट्स खरीद लेते हो, उनको एक्वायर कर लेते हो, या फिर वहां पे जाके अपनी फंडिंग्स पुट कर देते हो और बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो. दिस फंक्शन रिक्वायर कैश आउटफ्लोज बट जनरेट्स फ्यूचर इनफ्लोज थ्रू remitted earnings back to the MNC parents or the sale of these foreign assets. कि अगर आप क्या करते हो कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां पे पुट करते हो, या वहां पे आप जो है रियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या उनको एक्वायर कर लेते हो, तो इससे क्या हो जाता है कि आपके पैसे तो इनिशियली चले जाते हैं, ठीक है, आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन दूसरा फायदा क्या होता है कि वहां से आपको फ्यूचर इनफ्लोज मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने जब बिजनेस स्टार्ट कर दिया या वहां पे जो है कुछ परचेज कर लिया, तो वहां से आपको कोई ना कोई अर्निंग्स जनरेट होंगी. तो वो सारी की सारी पेरेंट कंपनी में एमएनसी की आना शुरू हो जाती है. या जो है जब अगर उससे नहीं आ रही थी तो आपने वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी थी या स्टॉक्स खरीदे थे, आप उसको सेल आउट करते हो और उससे वापस आपके पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं. तो ये इसका सेकंड फंक्शन है. थर्ड फंक्शन आपको कौन सा जो है फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट करती है, कहते हैं कि थर्ड फंक्शन इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग इन फॉरेन सिक्योरिटीज, कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉरेन सिक्योरिटीज में कर सकते हो, और हमने कहा था कि इसके अलावा जो आप जो है मीडियम टर्म में भी कर सकते हो. ये भी आपके पास जो है एक और फंक्शन है इसका. इसके अलावा कहता है कि फोर्थ फंक्शन इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स, एंड एमएनसी पेरेंट may use international money or bond markets to obtain funds at lower cost than they can obtain locally, कि वो अपने मार्केट में जो है एक्सपेंसिव उससे जो है कॉस्ट को जो है फंड्स को जनरेट कर सकती है. तो इसलिए जब उनकी वहां पे फॉरेन सब्सिडीज बैठी हुई है तो उसके थ्रू वहां से वो फंडिंग जनरेट कराता है, और वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है और लो प्राइस में हो जाती है. तो वो क्या करती है, या मनी मार्केट का सहारा लेती है या बॉन्ड मार्केट का सहारा लेती है. तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने जो है किन चीजों को देखा, बॉन्ड मार्केट का जिक्र किया, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स का, उसके हमने जो है फीचर्स वगैरह देखे, टाइप्स देखी, हमने जो है स्टॉक मार्केट्स को देखा, और हमने कहा कि किस तरीके से आपका जो है फाइनेंशियल मार्केट्स आपको जो है फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एमएनसी के, कि वो जब बाहर जाता है तो ग्लोबली किस तरीके से ऑपरेट करता है, जिसको इस पिक्चर में ओपनली इन्होंने जो है शो किया हुआ है.
कि किस तरीके से आपकी जो है शॉर्ट टर्म की, मिड टर्म, मीडियम या लॉन्ग टर्म की फाइनेंसिंग और आपकी टोटली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है और कौन कौन सी मार्केट्स आपको फैसिलिटेट करें। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।